नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुबह 9 बजे की इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सागर के दौरे पर रहने वाले हैं। बीना में कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीना में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन करेंगे। 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही प्रदेश के नर्मदापुरम और इंदौर के IT पार्क का रिमोट से अनावरण होगा। इसके साथ साथ गुना, शाजापुर, मऊगंज के लिए भी सौगात, आगरमालवा और मक्सी में स्थित औद्योगिक पार्क का बीना से रिमोट के जरिए ही लोकार्पण, अनावरण वो करने वाले हैं। तो आज का एक खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश के लिहाज से चुनावी साल भी मध्य प्रदेश में लगातार दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। आज का भी ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें बीजेपी की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। 14 सितंबर का दिन न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी खास, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में आज प्रधानमंत्री का दौरा होगा। मध्य प्रदेश के लिहाज से सबसे पहले आपको हम जानकारी दें, सिलसिलेवार क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख रहे हैं। तमाम विकास योजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है मध्य प्रदेश को। केन बेतवा लिंक परियोजना ये इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। रोजगार के साधन बढ़ेंगे, यहाँ पर लोगों को लाभान्वित करेगी योजना। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र में विकास को लेकर लगातार अग्रसर रही मध्य प्रदेश बीजेपी। केंद्रीय नेताओं का भी योगदान इसमें लगातार मिलता हुआ। अलग अलग जिले जहां पर औद्योगिक पार्क्स हैं उनका भी अनावरण आज प्रधानमंत्री को करना है। हालांकि बीना में मुख्य कार्यक्रम है, वर्चुअली अन्य जगहों से जुड़कर वहां पर अनावरण कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। इंतजार इस बात का भी रहेगा कि आज संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि बीजेपी अपने लिहाज से तमाम तैयारियां कर रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। और जब जब पार्टी से बड़े नेता पहुंचते हैं, दावे आगामी समय के लिए भी किए जाते हैं, वादे उस समय के लिए भी किए जाते हैं जब आगामी समय में सरकार बने। तो आज प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी सभी की नजर। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आप देखिए। तैयारियां बहुत बड़े स्तर पर चल रही थी बीते दिनों से। सुरक्षा के लिहाज से भी जवानों की तैनाती, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है बीना में, तो निश्चित ही जवानों को पहले से ही मुस्तैदी के साथ तैयार किया गया। मध्य प्रदेश के साथ साथ हम बात करें लगातार कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कार्यक्रम है ये भी हम आपको बताएं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आज प्रदेश को 12,787 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बीजेपी के चुनावी अभियान को तेज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में रेल और बिजली परियोजनाओं की सौगात देंगे। 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का भी वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। रायगढ़ में पीएम के दौरे से बीजेपी में भारी उत्साह भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आमंत्रण पत्र भी बांटे हैं। पीएम के दौरे को लेकर रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। बीजेपी भी अपने स्तर पर इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। बीते दिनों से ही तैयारियों का सिलसिला हम देख रहे हैं। आज दोपहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचने वाले हैं। 1 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश थी। स्थानीय स्तर पर भी तमाम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण की बात हो, चाहे स्थानीय लोगों से जुड़ाव की बात हो, संपर्क साधने का प्रयास लगातार अपने स्तर पर बीजेपी बखूबी निभा रही है दोनों ही प्रदेशों के लिहाज से, क्योंकि केंद्रीय नेता खुद इन दोनों ही प्रदेशों पर नजरें जमाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी अगर आप बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रियता उनकी भी तरफ से बढ़ती जा रही है। बैठकें भी ले रहे हैं, उम्मीदवारों की भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और कार्यक्रम को लेकर भी उसी तरह से सजग बीजेपी नजर आती है। तो आज छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। जो सौगात आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आप देख लीजिए। सरकारी कार्यक्रम भी है, मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के तहत बताया जाता है। हालांकि ये देखने वाला विषय कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इसी तरह की स्थिति। आज का दिन दोनों ही राज्यों के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ना सिर्फ आप राजनीतिक चश्मे से अगर देखें बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ती हुई, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ये एक अच्छी आशा लिए प्रधानमंत्री आज पधार रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, जितनी भी विकास कार्यों का लोकार्पण होना है, उनसे स्थानीय स्तर पर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्रिटिकल केयर यूनिट की अगर आप बात करें, 50 बिस्तर का हॉस्पिटल वहां पर
इसका भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करेंगे। और साथ ही साथ कई ऐसे अन्य आयोजन जिससे रोजगार के माध्यम लोगों के लिए खुलने वाले हैं, ये आशा जरूर इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। उस दौरान भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार, वहां पर अपने स्तर पर पार्टी की तरफ से तो है ही प्रयास, लेकिन शासकीय स्तर पर भी लगातार कोशिशें की जा रही थी कि इस सभा को भव्य बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अगर आप समझें तो बीजेपी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की यही कोशिश रही। बीते दिनों तमाम केंद्रीय नेताओं का दौरा भी यहां पर पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी जायजा लिया। ओम माथुर लगातार निगरानी कर ही रहे थे। आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था, 14 सितंबर का दिन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर फोकस बीजेपी बरतती हुई और दोनों ही जगहों पर ये मेगा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। तस्वीरें ये बयां करती हुई कि सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तरह से दोनों प्रदेश मुस्तैद। पहले मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां वासु चौरे हमारे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, लगातार हम इस और चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक लिहाज से इस समय कार्यक्रम होना महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, उसके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण ये दौरा होगा, क्या कुछ आज होना है, जानकारी इस पर। निश्चित तौर पर देखिए, अब इंतजार बस कुछ ही पलों का रह गया है। 10 बजे पीएम मोदी वायु सेना के विमान से भोपाल में लैंड करेंगे और भोपाल से फिर बीना के लिए प्रस्थान करेंगे। भोपाल में पहले पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। हालांकि ये पूरा कार्यक्रम स्टेट हैंगर के अंदर ही होगा। भोपाल में पीएम मोदी लैंड करेंगे और स्टेट हैंगर से ही अगली अपनी जो फ्लाइट है वो लेंगे बीना के लिए, और करीब 1.5 घंटे बीना में वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और पूरा समय अगर देखा जाए तो 3 से 3.5 घंटे वो मध्य प्रदेश में व्यतीत करने वाले हैं। और इस पूरे दौरे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा जो निवेश है वो आ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर एक तो अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो नजर आएगी, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार इससे मिलेगा। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ की अगर बात करें, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है और जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी अगर बढ़ते हुए कदम को देखा जाए तो एक ये बहुत बड़ा कदम होगा। और खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र, क्योंकि जो बीना शहर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, सागर जिले में आता है, तो बुंदेलखंड के लिए एक ये बड़ी सौगात और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास की ओर बढ़ते कदम में एक माइलस्टोन ये साबित हो सकता है। क्योंकि जब इतनी बड़ा प्रोजेक्ट कोई आता है तो उसके आसपास एक बड़ा मार्केट जो है वो डेवलप होता है। कमर्शियल मार्केट तो होता ही है, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। लोग सीधे तौर पर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उससे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का पीएम मोदी का दौरा बहुत खास है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर और अन्य विकास की सौगातें भी पीएम मोदी देंगे। और बीना का जब पूरा कार्यक्रम पीएम का खत्म होगा तो इसके बाद एक बार फिर से वो भोपाल लौटेंगे और फिर छत्तीसगढ़ की ओर पीएम मोदी प्रस्थान करेंगे। तो ये आज का पूरा दौरा कार्यक्रम रहने वाला है और इस पूरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी बिल्कुल। वासु जी के आप छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर रहे हैं, सीधे दर्शकों को छत्तीसगढ़ ही लिए चलते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, मध्य प्रदेश में हमने कार्यक्रम समझे, वासु ने विस्तार से बताया। जैसे ही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, बीजेपी नेताओं की तरफ से अगवानी होगी, ये स्पष्ट है। आगामी कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे? देखिए अवंतिका, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन की तैयारी की गई है, दूर दराज से 16 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम जो आम जन हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। भव्य स्वागत की तैयारियां हैं वो की गई है। कोड़ातराई हेलीपैड में भव्य एक आयोजन किया गया है। पहले विभिन्न शासकीय विकास कार्यों की जो प्रदेशवासियों को सौगात देंगे और इसके बाद एक महती आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ के तमाम जो टॉप मोस्ट लीडर हैं बीजेपी के, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी आगमन की तैयारी हर कोई कर रहा है और हर कोई बाट जोड़ रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आम सभा को संबोधित करेंगे। और इस बीच एक जो नई कार्यक्रम में कुछ तब्दीलियां की गई है,
प्रधानमंत्री का काफिला है, आम जनता जहां से मंच से गुजरेगी वहां से प्रधानमंत्री सभी आम जनताओं के अभिवादन है वो स्वीकार करेंगे। चूंकि 2023 विधानसभा का चुनाव है और चुनावी वर्ष है, ऐसे में ये जो अहम इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ में इसी लिहाज से हम समझ रहे हैं इस दौरे को भी। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस का आज खास कार्यक्रम और सीधे आपको लिए चलते दिल्ली, क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, सुनाते हैं। 128 नगर राजभाषा क्रियान्वयन समितियों का गठन भी किया जा चुका है। विदेशों में भी लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई, पोर्ट लुई में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी राजभाषा का उपयोग को बढ़ावा देने की भी पहल की है। राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की भी नई परंपरा शुरू की है। 13-14 नवंबर 2021 बनारस में पहला और 14 सितंबर 22 को सूरत में और राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस साल पुणे में यह तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। राजभाषा को तकनीक के अनुसार विकसित बनाने के लिए राजभाषा विभाग ने स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ का भी निर्माण किया है। राजभाषा विभाग ने एक नई पहल करते हुए हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का भी निर्माण किया है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर निरंतर उसको समृद्ध किया जा रहा है। विभाग ने कुल 90,000 शब्दों का ई महाशब्दकोश, मोबाइल ऐप और करीब 9,000 वाक्य का ई सरल वाक्यकोश भी तैयार किया है। भाषा परिवर्तन का सिद्धांत कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के इन प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोक सम्मत भाषा हिंदी विज्ञान सम्मत और तकनीक सम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। हिंदी दिवस को लेकर उनका ये संदेश। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। रतलाम सांसद की बात करेंगे, गुमान सिंह डामोर, जिनके सैलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं अब जोरों पर हैं। सांसद डामोर ने साफ कर दिया है कि पार्टी के आदेश का वो पालन करेंगे। सांसद का कहना है कि मैं विधायक और सांसद भी पार्टी के आदेश पर ही बना था। आगे भी कहा कि जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। सांसद डामोर पहले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात से साफ तौर पर इनकार कर चुके थे, लेकिन अब सांसद की तरफ से ये सब कहना ये इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं संगठन उन्हें मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। मैं आज सांसद हूं तो भारतीय जनता पार्टी के आदेश की वजह से हूं। मैं इसके पहले विधायक भी था, तो मुझे पार्टी ने जो आदेश दिया था उसका मैंने पालन किया है। तो आने वाले समय में पार्टी जो निर्णय लेगी और जो आदेश देगी उसका हमको पालन करना है। और अपने बयानों और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से हिंदू समाज के निशाने पर आ गए। उनके खिलाफ बेन समाज संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। जबलपुर में बेन समाज संगठन ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ रैली निकाली, जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया। पूरा मामला धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में बासौर समाज को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ था। दरबार में पहुंचे युवक को फटकार लगाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा उससे बेन समाज आहत है। जो है तुच्चा गुंडा बन गए हैं। आप देखने चले आए थे कि हम बाबा का पर्दाफाश करके मानेंगे, और आप चले आए थे कि बालाजी की कृपा है कि नहीं। नहीं, मैं खुद ब्राह्मण हूँ। तो हम क्या बसोर हैं? मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने आपको ये कहा अभी एक और बुलाओ, जिसको आप बुलाओ। नहीं की मांग ये है धीरेन्द्र शास्त्री से कि जिस तरह उन्होंने भरे मंच में बसोर कहकर और हीन भावना देखकर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है कि क्या मैं बसोर हूँ, तो उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री भरे मंच पर सभी बसोर समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा विरोध ना किसी जाति से ना किसी धर्म से, सिर्फ है धीरेन्द्र शास्त्री जी से। पन्ना की अब बात करेंगे। जितेश्वरी देवी के समर्थन में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने महारानी के अपमान के आरोप भी लगाए हैं और साथ ही साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया। करणी सेना के प्रदर्शन के दौरान एएसपी से वाद विवाद हुआ। श्री जुगल किशोर मंदिर में जितेश्वरी देवी ने हंगामा किया। इसे लेकर
मंदिर के बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया था। करणी सेना ने इसे अपमान बताया है। अपमान करने वालों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। मैडम बाद में पहले हमारी बेटी है वो भी। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था ये व्यक्ति। पुराने विवाद को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और उसी के चलते गोली मारने की आशंका जाहिर की जा रही है। प्रॉपर्टी कारोबारी का नाम विकास है। युवक की कमर और जांघ में गोली लगी है। गोली मारते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश इन्हीं तस्वीरों के आधार पर करेगी। और अगली बड़ी खबर नरसिंहपुर से है, जहां महिलाओं के साथ मारपीट हुई। पलोहा थाने के भटेरा गांव में महिलाओं से मारपीट का वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था। सरपंच राजू लोधी सहित 5 पर मारपीट के आरोप हैं। आरोपियों के खिलाफ पलोहा थाने में मामला दर्ज है। पीड़ितों ने एसपी से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। 2 हफ्ते पुराना ये पूरा वीडियो बताया जाता है और इसी को लेकर अब चूंकि मामला संज्ञान में आ चुका है तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की उम्मीद। अंबिकापुर से आगे खबर है, जहां निजी क्लिनिक को प्रशासन ने सील कर दिया है। मेडिकल स्टोर की आड़ में क्लिनिक चलाया जा रहा था। क्लिनिक में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और गलत इलाज करने के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए थे। हंगामा किया गया था। परिजनों ने जैसी थाने में शिकायत की, अमान्य पाया गया ये क्लिनिक और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, इस क्लिनिक को सील कर दिया गया। फिल्म कागज आपने देखी होगी, जिसमें एक शख्स खुद को जिंदा करने की लड़ाई लड़ता है। कुछ ऐसा ही मामला मंडला जिले से भी सामने आया। अब खुद को जिंदा करने की लड़ाई एक व्यक्ति और लड़ रहा है। कौन है ये व्यक्ति, समझिए इस रिपोर्ट से। ये कहानी जिंदगी की उस जंग की है जिसे एक दिव्यांग लड़ रही है। ये जंग है खुद को जिंदा साबित करने की जंग। असल जिंदगी के इस काले सच को आपने कई बार सिनेमाई पर्दे पर देखा होगा, लेकिन जब पर्दे की कहानी असल रूप में सामने आती है तो डर लगने लगता है, क्योंकि जो मंडला जिले के निवास विकास खंड के मानिकपुर में एक दिव्यांग महिला के साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। दरअसल मंडला जिले के निवास विकास खंड की ग्राम पंचायत मानिकपुर में सरपंच और सचिव की लापरवाही ने जिंदा दिव्यांग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया। इसकी जानकारी दिव्यांग महिला और परिजनों को तब लगी जब वो केवाईसी कराने पहुंचे। उन्हें पता चला कि दिव्यांग महिला को 3 साल पहले ही सरपंच और सचिव ने मृत घोषित कर दिया है। ये सुनते ही उनके तो होश उड़ गए। इसके बाद अब शुरू हुई खुद को जिंदा करने की जंग। दिव्यांग महिला खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है, जिसके चलते उसे सरकारी योजनाओं का लाभ और दिव्यांग योजना के तहत मिल रही राहत राशि भी मिलना बंद हो चुकी है। गौरवबाई के कागज मैंने वहाँ जाके केवासी कराया हम, तो केवासी में कहता है कि नहीं गौरवबाई खत्म हो चुका, इसका केवासी नहीं होगा। कौन करा है कि सचिव सरपंच। इतना मैं भटक रहे हूँ, बिल्कुल बार बार मेरे को कंगली मिलत रहे हैं। ये गौरवबाई का मौत 2020 में हो चुका है। कब जानकारी मिला हमको, जब केवाईसी करवाते तब। इतने साल तो नहीं मिला, बाकी ये साल हम लोग केवाईसी करवाए, जानकारी लिए, पैसा नहीं आ रहा है कि तो हमको जानकारी मिला कि इसका मौत। हमारे माई का बोले कि नहीं खत्म हो गए, मर गए ही करके, कोई और बताए थे। तो मैं आए यहाँ, मेरे घर के लोग बताएं कि मामी तुम्हारी खत्म नहीं है, सही है, जीवित है। तो मेरे को बहुत खुश हुआ। इस बारे में जब न्यूज़ 18 ने अधिकारी से बात की तो उन्होंने इसे मामूली गलती मानकर जल्द सुधार लेने की बात कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की। इस संबंध में मुझे आपके माध्यम से आज जानकारी प्राप्त हुई है। मैं इस संबंध में संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त करूंगा। इस का परीक्षण कराया जाएगा और शीघ्र से शीघ्र इसकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। बहरहाल
दिव्यांग महिला और उसका पूरा परिवार महिला को कागजों में जिंदा करने की जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे अब वो लाचार नजर आ रही हैं। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। आगामी 19 सितंबर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव शुरू हो रहा है और तब घर में और पंडालों में बप्पा की प्रतिमा स्थापित की जानी है। बुरहानपुर में मूर्तिकार गणेश प्रतिमाएं बनाने में जुटे हुए हैं। बुरहानपुर गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाओं के लिए देश विदेश में विख्यात है। यहाँ पर 50 से अधिक मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों प्रतिमाओं का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज, साईं बाबा, लालबाग राजा सहित विभिन्न स्वरूपों में बप्पा की प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। मोरे आर्ट्स में जहाँ पर गणपति बापा की प्रतिमाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है, यहाँ के मूर्तिकार जो है वो गणपति बापा की प्रतिमाओं को बेहद ही आकर्षक स्वरूप दे रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है बुरहानपुर के मूर्तिकार जी। बताइए कि किस तरह की प्रतिमाएं जो है यहाँ पर उनका निर्माण कार्य किया जा रहा है। मेरे पास 10 फीट से लेकर 15-16 फीट तक की प्रतिमाएं बन रही है अभी, और उसमें स्वरूप में शिवाजी के रूप में है, मैंने स्वामीनारायण के रूप में बनाई है, और एक सीढ़ियों से उतरते हुए बनाई है, स्वर से उतरते हुए। देश के कौन कौन से इलाकों में प्रतिमाएं जाती है? मेरी प्रतिमा महाराष्ट्र में जालना, औरंगाबाद, मनमाड़, नंदुरबार, और एमपी में उज्जैन, खरगोन, बड़वानी इधर जा रही है। विदेशों में भी जाती है प्रतिमा? हाँ, विदेशों में जाती है छोटी प्रतिमा। एक एक प्रतिमा की कीमत क्या होती है? प्रतिमा की कीमत मेरे पास अभी 30,000 से लेकर 65-70,000 रुपए तक है। महाराष्ट्र के भक्तों ने बताया कि काफी आकर्षक प्रतिमाएं रहती है बुरहानपुर के मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ की प्रतिमाएं जो है हर साल लेकर जाते हैं और अपने शहरों में, अपने महाराष्ट्र में काफी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाते हैं। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय त्योहार पोला त्योहार आज है और पोला त्योहार पर लोग बैलों और गायों की पूजा करते हैं। आज के दिन बच्चे मिट्टी के बने बैल और गायों को खिलौनों से खेलते हैं। पोला त्योहार पर गौठानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पोला त्योहार के लिए बाजार भी सजकर तैयार है। मिट्टी के बैल, पोरा और चक्कियां खूब बिक रही हैं। भादों की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये त्योहार होने के साथ साथ फसलों के बढ़ने की खुशी में मनाया जाता है। बाजार में कुम्हार कई प्रकार के खिलौने लेकर पहुंचे हैं। पोला त्योहार मिट्टी से बने बैल की पूजा होना होता है और मिट्टी से बने बैल के साथ साथ पोला जाता के खिलौने भी पूजे जाते हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। भारी बारिश के चलते राजधानी रायपुर के हाल बेहाल है। पानी पानी हो चुके राजधानी शहर के कई मुख्य मार्गों पर पानी भराया है और बारिश के पानी के चलते सड़कें पूरी तरह से जाम हो चुकी हैं। तो राजधानी रायपुर के ये दृश्य आप देखिए। राजधानी जहां पर जल भराव की समस्या अब काफी प्रमुख हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए। लगातार जिले में बारिश का दौर चल रहा है और इसी के चलते आवागमन बुरी तरह से बाधित होता हुआ सड़कों पर पानी भर गया है। आने जाने वाले सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के मौसम की भी बात करेंगे। आज भी तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है, इस तरह की भी संभावनाएं जाहिर की गई हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी। प्रदेश के मौसम को लेकर एक खबर निकलकर सामने आई है। न सिर्फ राजधानी बल्कि अलग अलग जिलों में भी बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। आज भी तेज बारिश होने के पूरे आसार। कई स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं लंबे अरसे से बारिश नहीं हुई थी, उसी के चलते किसान नाराज थे, निराश थे और अब बारिश होने को लेकर जो अनुमान जाहिर किए जा रहे हैं उसके चलते भी किसानों में खुशी की लहर। लेकिन दूसरी तरफ शहर की कुछ स्थितियां हैं जो कि अव्यवस्थाओं का शिकार हो रही है। खंडवा के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा अब नजर आने लगी है। प्रतिमा का अनावरण वैदिक रीति के साथ देश के प्रमुख साधु संतों की उपस्थिति में 18 सितंबर को होगा। प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में होना है। 11 सितंबर से 19 सितंबर तक प्रतिदिन प्रस्थान त्रय भाष्य पारायण शुरू हो गया है और अब इसके बाद 15 से 19 सितंबर तक देश के विख्यात साधु संतों द्वारा वैदिक रीति से पूजन किया जाएगा। 21 कुंडीय हवन का भी आयोजन है। 18 सितंबर को मांध्याता पर्वत पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची एकात्मता की मूर्ति का अनावरण।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।